फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। इससे पहले हमने क्या क्या देखा? इससे पहले हमने 3 लेक्चर बनाए। एक बनाया लिपिड के ऊपर, उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका फंक्शन ये डिस्कस कर रहा था, ठीक है। दूसरा लेक्चर हमने बनाया मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म देखा, उसमें हमने ये देखा कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और बॉडी में मेटाबोलाइज कैसे होते हैं फैट्स एडिपोज टिश्यूज़ में, कौन से स्टेट में होते हैं। फिर तीसरा लेक्चर हमने बनाया बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, वो मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है ना। उसका तीसरा लेक्चर इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जो दूसरा लेक्चर था वो थोड़ा लेंदी हो गया था, तो ज़्यादा लेंदी ना हो इस वजह से हमने तीसरे लेक्चर में कवर करा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो बायोस, अब ये चौथा लेक्चर है जो हम बना रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड पर। ये भी किसका पार्ट है? ये भी मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फैटी एसिड से। जिसने वो लेक्चर नहीं देखे वो देख सकता है, लेकिन जिसे सिर्फ बायोसिंथेसिस पढ़नी है वो इससे भी काम चला सकता है। फैटी एसिड्स की बात करते हैं। व्हाट आर फैटी एसिड्स? क्या होते हैं फैटी एसिड्स? तो जो फैटी एसिड्स होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन साइड चेन होती है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है लिपिड की, ठीक है। तो लिपिड क्या होते हैं, है ना। जो लिपिड है ना हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि अल्कोहल, ईथर, इनमें, है ना। तो हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, एक साइड हाइड्रोकार्बन चेन होती है। अब जो फैटी एसिड होते हैं वो एस्टेरिफाई होते हैं अल्कोहल के साथ और क्या बनाते हैं? अल्कोहल के साथ होते हैं और क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं। ये लिपिड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। लिपिड्स को ब्लोर ने क्लासीफाई करा 3 पार्ट्स में। पहला होता है सिंपल लिपिड्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और तीसरे होते हैं डिराइव्ड लिपिड्स, है ना। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड प्लस अल्कोहल के, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड जो होते हैं ये भी एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के, बस इसमें एक एडिशनल ग्रुप होता है, ठीक है। ये एडिशनल ग्रुप जो होता है वो फॉस्फेट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं। अगर फॉस्फेट है तो उसको हम फॉस्फोलिपिड कहेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, अगर प्रोटीन है तो उसको हम लिपोप्रोटीन कहेंगे। डेराइव्ड लिपिड जो होते हैं वो सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड से मिलकर बनते हैं। और अब हम बात करते हैं फैटी एसिड की। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं इनके भी 2 टाइप्स होते हैं, है ना। एक होता है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। एक हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, लॉरिक एसिड, एरेक्टिक एसिड, ये सारे हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल है। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तो उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो तो या तो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जांपल क्या है? पाल्मिटोलिक एसिड हो गया, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एरेक्डोनिक एसिड, ये सब किसके एग्जांपल है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, ठीक है। ये तो था पुरानी बातें जो हमने पहले पढ़ी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड कि क्यों हम सिंथेसाइज करते हैं और कैसे सिंथेसाइज करते हैं फैटी एसिड। तो स्टार्टिंग करते हैं। जो फैटी एसिड सिंथेसिस होती है वो होता क्या है? फैटी एसिड का सिंथेसाइज होना, क्रिएशन होना, है ना। किससे? एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH से फैटी एसिड बनता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। इन एंजाइम्स को हम फैटी एसिड सिंथेस कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कहाँ से आता है? ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलता है। जब फैट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तभी हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। जब हमारा ये हम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं तब भी हमें क्या मिलता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह से आता है। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता क्यों है? इसका रीज़न क्या होता है? तो क्या होता है कि जैसे ग्लाइकोलिसिस की बात करो तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है इससे क्या बनता है?
पायरूवेट बनता है। ठीक है, ये पायरूवेट कहाँ जाता है, अब ये पायरूवेट बन गया। अब ये जो पायरूवेट है इससे ये साइटोप्लाज्म में बनता है, फिर पायरूवेट साइटोप्लाज्म में से जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, ये किसकी हेल्प से बनाता है, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। अब क्या होता है, जैसे ये पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ये जाता है, अब जहाँ जहाँ से फैट से भी अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा या फिर अमीनो एसिड से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब ये क्रेब्स साइकिल में चला गया। अब एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे क्रेब्स साइकिल में जाएगा, फिर इसमें क्रेब्स साइकिल में क्या बनेंगे, NADPH, NADH है ना, रिड्यूसिंग सब्सटेंस बनेंगे, FADH। अब ये जो NADH FADH बन गए, अब ये कहाँ जाएंगे, है ना, अब ये जो NADH है वो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और कितने ATP बनाएगा, एक NADH 3 ATP बनाएगा, है ना, एक FADH 2 ATP बनाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी का सिंथेसिस होगा। तो मेन फंक्शन एसिटाइल कोएंजाइम का ये होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम बहुत पेट भर के खा लेते हैं, है ना, मुझे भूख लगी, मैंने बहुत सारा खा लिया, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, तो इतना सारा जब खा लेंगे तो ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस होगी, ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। इतने एसिटाइल कोएंजाइम को हमारा सिट्रिक पाथवे जो है वो झेल नहीं पाता, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को भेज देती है फैटी एसिड्स बनाने के लिए। अब ये जो फैटी एसिड्स बनेंगे वो क्या करेंगे, ये जो फैटी एसिड बनेंगे वो किसके साथ मिक्स होंगे, ग्लिसरॉल के साथ, और क्या बनाएंगे, ग्लिसरॉल के साथ मिक्स होकर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, है ना, ये बनाएंगे। ये बन गए और ये जो होते हैं ये स्टोर हो जाते हैं। फिर जब कंडीशन होती है स्टारवेशन की, तो ये जो ट्राई ग्लिसरॉल होते हैं ये टूटते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो कहाँ जाता, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो क्या करता है, फिर से इसका इस TCA साइकिल में जाता है। जैसे ही TCA साइकिल में जाएगा दोबारा से NADH FADH बनेंगे और एनर्जी का जनरेशन होगा ETC में जाकर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको पढ़ती हूँ। मोस्ट ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज़ कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड इज डेराइव फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट विया ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो अब समझ में आया होगा कि कैसे बनता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर वो क्या होता है, वो सिट्रिक एसिड साइकिल में ना जाकर, एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से सिट्रिक एसिड साइकिल में ना जाकर कहाँ चला जाता है, फैटी एसिड फॉर्मेशन के लिए। ठीक, इतना समझ आया। अब स्टार्ट करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। कैसे होते हैं फैटी एसिड की सिंथेसिस, है ना। तो मैंने अभी बात करी कि जब हम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स या अमाइनो एसिड्स एक्सेस अमाउंट में खा लेते हैं, मतलब पेट भर के खा लेते हैं, तब ये जो होता है कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स में और फिर बाद में जाके स्टोर हो जाते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म। इस सिंथेसिस को हम डी नोवो सिंथेसिस भी कहते हैं फैटी एसिड्स की, मतलब न्यू सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ये कहाँ कहाँ होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लिवर में होती है, किडनी में होती है, एडिपोज टिश्यूज़ में होती है, लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स में होती है। तो ये याद रखने वाली बात है कि जो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है फैटी एसिड, एक तो लिवर में होता है, एक किडनी में होता है, एक एडिपोज टिश्यूज़ में होता है, एक मेमरी ग्लैंड्स में होता है। अब मैंने ये बताया कि ये जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। उसका रीज़न क्या है, जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोसिंथेसिस के लिए फैटी एसिड्स के, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते। इसी वजह से ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए सोर्स होता है कार्बन एटम्स का, जबकि NADPH हमें NADPH क्या प्रोवाइड करता है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स होते हैं, और ATP एनर्जी सप्लाई करता है। साथ ही साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, हालांकि उसका कोई खास ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन तो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल काम होता है उसका। जो फैटी एसिड सिंथेसिस है इसको हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH का। क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में जाता है ना, साइटोसोल में जाता है तो क्या होगा, उसी टाइम पर ये NADPH का भी सिंथेसिस होता है। थोड़ा NADPH हमें यहाँ से मिल जाता है, थोड़ा NADPH हम HMP हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे से उधार ले लेते हैं, है ना, हम नहीं, हमारी बॉडी ले लेती है। पहली स्टेज में ये होता है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, कन्वर्जन होता है इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का और मेलोनाइल कोएंजाइम ए का।
तीसरी स्टेज में क्या होता है, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स की रिएक्शंस आती है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली 7 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड NADPH। कैसे प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे समझिए। ये देखिए क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि रुको, है ना, अरे यार अच्छा एक मिनट। हाँ, जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में। किसके थ्रू, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। जब ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये कहाँ पर हो रही है प्रोसेस, साइटोसोल में। अब पायरुवेट कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट जो होता है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, अमाइनो एसिड से भी एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है ऑक्सीडाइज होकर, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से भी एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो डायरेक्टली साइटोसोल में नहीं जा पाता। उसका रीज़न ये होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है उसकी जो वो जो होती है इम्परमिएबल होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए की, है ना। ये समझिए कि लॉकडाउन वाला एरिया है और इनके पास नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्जेलो एसीटेट से दोस्ती कर लेते हैं। ऑक्जेलो एसीटेट से दोस्ती कर लेते हैं तो ऑक्जेलो एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस, है ना, सिट्रेट सिंथेस क्या हो गया, पास हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रेट में। अब ये जो सिट्रेट है वो इजीली परमेबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, कहाँ चला जाता है, साइटोसोल। अब सिट्रेट क्या बोलता है, अब यहाँ पर क्या करता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम को छोड़ देता है बाहर कि अब चले जाओ, है ना, हो गया, तुम्हें निकाला है लॉकडाउन से बाहर है ना, अब तुम जा सकते हो, अब जहाँ रहना अब चले जाओ अपना। तो सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट, इसी से तो मिलकर बना था। किसकी प्रेजेंस में, सिट्रेट लाइएज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ATP यूटिलाइज होता है, ATP यूटिलाइज होता है और क्या बनाता है, ADP और फॉस्फेट ग्रुप बनाता है ना, और हमें क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो एक जो सामान चाहिए था उसकी जुगाड़ हो गई। दूसरा, अब ये जो ऑक्सेलो एसीटेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट में। किसकी प्रेजेंस में, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में, है ना। मैलेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यूज़ होता है NADH। ठीक है, अब ये जो मैलेट है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है दोबारा से। अब जो मैलेट से पायरुवेट बनता है तो इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं मैलिक एंजाइम, और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, NADPH रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और HMP शंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हमें NADPH प्रोड्यूस होता है, HMP शंट नहीं प्रोड्यूस होता। NADPH हो गया, मिल गया हमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गया हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया हमें, ये भी चाहिए था। ठीक है, थोड़ा NADPH तो हमें यहाँ से मिल जाता है, थोड़ा NADPH हम कहाँ से, HMP शंट से जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, जिसे आया वो कमेंट में बोलो हाँ आ गया, जिसे नहीं आया वो बता दो कि नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकली देखते हैं। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH है ये प्री रिक्विसाइट्स होते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, इनके बिना नहीं हो सकती। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एंड फैटी एसिड्स। पायरुवेट फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होता है, अमाइनो एसिड से प्रोड्यूस होता है, कीटोन बॉडीज़ की से प्रोड्यूस होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब क्या होता है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो परमेबल नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाने के लिए। ठीक है, इसको इजाज़त नहीं होती, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट या बाईपास अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो कंडेंस होता है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या बना लेता है, सिट्रेट बना देता है इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, अब ये जो सिट्रेट होता है इसको आज़ादी होती है कि फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो जाए साइटोसोल में। अब जैसे ही साइटोसोल में जाता है और तो वहाँ पे जाके टूटता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट में इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट लाइज, इस एंजाइम के प्रेजेंस में टूटता है। अब ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है साइटोसोल में ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में, और जो मैलेट होता है मैलिक एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैलेट से पायरुवेट बनता है तो NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, ये दोनों किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। अब एडवांटेज क्या है एसिटाइल कोएंजाइम ए का ट्रांसपोर्ट होने का माइटोकॉन्ड्रिया से हमारे साइटोसोल में।
उसका रीज़न ये होता है कि जब एसिटाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफ़र होता है, साइट्रस ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसोल में, तो उस दौरान हमें NADPH तो बनता ही बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है जो फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। थोड़ा NADPH हम यहाँ से मिल जाता है, थोड़ा NADPH हम अदर मेटाबॉलिक पाथवे से ले आते हैं, तो है ना, HMP पाथवे से भी थोड़ा NADPH मिल जाता है, उसमें भी जनरेट होता है। तो इस तरीके से हमें जो सामान चाहिए होता है वो सब मिल जाता है हमारी बॉडी को। ठीक है, ये थोड़ा खूबसूरत सा डायग्राम लगा इसलिए मैंने सोचा डाल दूँ। इसमें ज़्यादा एंजाइम्स नहीं थे इसलिए मैंने बुक वाला डायग्राम डाला है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो किससे मिक्स होगा, किसके साथ रिएक्शन कंडेंस होगा, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, और क्या बनाएगा, सिट्रेट। सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में अब ये जो सिट्रेट है वो इजीली साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और सिट्रेट लाइज के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा इसका किसमें, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यहीं पर ATP रिक्वायर्ड होगा। ऑक्सैलो एसीटेट फिर मैलेट में कन्वर्ट होगा NADH के प्रेजेंस में। मैलेट जो होगा वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अब ये पायरुवेट इजीली कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब तो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम। क्या होता है ये अजीब सा नाम, है ना। होता क्या है कि जो एक तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए लगता है, बाकी हमें मेलोनाइल कोएंजाइम ए लगते हैं। ठीक है, तो वैसे जैसे कि कोई भी अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड बोल रही हूँ यार मैं, फैटी एसिड है, ठीक है, कोई भी फैटी एसिड है, हम लोग जब भी एग्जांपल लेते हैं ना तो पाल्मिटेट का लेते हैं। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, पाल्मिटेट, है ना। ये जो पाल्मिटेट होता है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और है ना, कितने कार्बन का होता है, 16 कार्बन का होता है। तो जब हमने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ा था तो हमने इसी के एग्जांपल से समझा था, इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम समझेंगे अब क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है मेलोनाइल कोएंजाइम का, है ना। तो जैसे पाल्मिटेट बनाने के लिए हमें एक तो क्या लगेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए लगेगा। कोई भी फैटी एसिड बना लो, एक तो लगेगा वो एसिटाइल कोएंजाइम ए। बाकी जो कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी वो किससे पूरी होगी, मेलोनाइल कोएंजाइम ए से। जो मेलोनाइल कोएंजाइम ए है वो भी किससे बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही बनता है। ठीक है, तो जब हमने ये देखा था, नहीं, जो पाल्मिटेट है उसको बनाने के लिए हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए लगते हैं। ठीक है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है, 8 दूनी 16, है ना। तो इसमें से जो एक होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए वो तो डायरेक्टली यूज़ होता है, बाकी के 7 जो होते हैं वो इनडायरेक्टली मेलोनाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो अब आप सोच रहे होगे, नहीं अभी सोचोगे आप, मैं बताती हूँ तब सोचोगे। ठीक है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ये कार्बोक्सिलेट होता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए में। किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए को मेलोनाइल कोएंजाइम ए में मतलब कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। किसके साथ में, बायोटिन के साथ में दोस्ती करके ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। इसमें लगता क्या क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, एक ATP लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो गया। अब ये 3 कार्बन का बन गया। अब आप ये सोचोगे कि 16 कार्बन का वो है तो 7 अगर मेलोनाइल लगेंगे तो 21 होना चाहिए। नहीं, क्या होता है कि जब सिंथेसिस हो रही होती है उसी टाइम पर एक बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो ये जो कार्बन होता है वो चला जाता है, तो जो बचते हैं वो 2 ही कार्बन बचते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, आगे पढ़ेंगे ना तो आएगा, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे। एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेट होता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए में बाय द एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये एक ATP डिपेंडेंट रिएक्शन होती है और इसमें बायोटिन की ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। ठीक है, अब ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। अब बात करते हैं हम रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। क्या होता है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, क्या होता है, जो कोई भी रिएक्शन होती है मेटाबॉलिज्म में तो हम पढ़ते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं उस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए भी बहुत सारे एंजाइम लगते हैं। तो यहाँ पर जो मल्टी फंक्शनल एंजाइम्स होते हैं इनको हम फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं, है ना। 7 एंजाइम लगते हैं, सातों के साथ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साथ में एक एसाइल कैरियर प्रोटीन भी लगता है, ACP भी लगता है ना, वो भी इसके साथ बाउंड होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। अब यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो फैटी एसिड सिंथेस होता है ये डाइमर फॉर्म में होता है, मतलब
दो सब यूनिट्स होती है इसकी, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। एक मोनोमर के पास 7 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और एक एसाइल करियर प्रोटीन होता है जो कि किससे बाउंड होता है, 4 फॉस्फोपेंटीथाइन एसएच ग्रुप से बाइंड होता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होगा तो ये होगा, एक सिस्टीन होगा एसएच, एक होगा एसीपी एसाइल करियर प्रोटीन एसएच ग्रुप, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का थोड़ा, ये एक दूसरे से जुड़े होंगे और ये ग्रुप इनसे जुड़ा होगा, है ना, इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। तो एसाइल करियर प्रोटीन बाइंड होता है किससे, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स से। अब ये जो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है ये डाइमर होता है, बट ये फंक्शन करता है एज ए सिंगल यूनिट, और जितनी भी 7 रिएक्शंस होती हैं फैटी एसिड सिंथेसिस में इसको कैटेलाइज करता है। अगर किसी भी रीज़न से इस कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाए तो पूरी फैटी एसिड सिंथेसिस रुक जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया यूकैरियोटिक सेल की बात कि उसमें ये कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, है ना, तो जो फैटी एसिड सिंथेसिस होती है वो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा होती है। यहाँ पर जो एसाइल करियर प्रोटीन होता है वो बाउंड नहीं होता किससे, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स से। यहाँ पर बाउंड नहीं होता, यहाँ पर जो एसाइल करियर प्रोटीन होता है वो सेपरेट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में उसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये एसाइल करियर प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर है, बेकार होते हैं, समझ में कम आते हैं ये, है ना। ये थोड़ा समझ में आता है मतलब ये मेरा मानना है, अब सबका तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया हमें चाहिए एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो हमें मिल गया एक एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है और ये है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, इसमें एक सिस्टीन ग्रुप है, एक एसीपी यानी कि एसाइल करियर प्रोटीन ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एसाइल करियर प्रोटीन ट्रांस एसाइलेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसाइल एसएसीपी। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो रिलीज हो जाता है एनवायरमेंट, मतलब साइटोप्लाज्म में, और जो एसिटाइल ग्रुप है वो एसीपी से जाकर बाउंड हो जाता है एसाइल करियर प्रोटीन से, एसीपी से दोस्ती कर लेता है। इसके बाद क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ये जो एसिटाइल ग्रुप होता है ये सिस्टीन, एसीपी की ऑलरेडी दोस्ती होती है सिस्टीन से, तो ये क्या करता है इसकी दोस्ती करा देता है और इसको ट्रांसफ़र कर देता है सिस्टीन के पास में, और क्या बना देता है, एसिटाइल एस एंजाइम, ठीक है। एसिटाइल एस एंजाइम बन गया। इधर से क्या होता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए आता है। मेलोनाइल कोएंजाइम ए कैसे बना था, एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, अरे यार अच्छा से नहीं लिखा मैंने, रुक, एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना, इससे बना मेलोनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, एक एंजाइम के प्रेजेंस में, है ना। एसिटाइल कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, है ना, इसकी प्रेजेंस में बना, इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड लगा था तो इससे क्या बन गया, मेलोनाइल कोएंजाइम है। अब ये जो एसिटाइल एस एंजाइम होता है जिसमें सिस्टीन ग्रुप के पास एसिटाइल ग्रुप होता है, ये और मेलोनाइल कोएंजाइम ए को जोड़ता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसाइलेज, है ना। यहाँ पर भी कोएंजाइम ए सराउंडिंग में रिलीज हो जाता है और ये जो मेलोनेट ग्रुप होता है वो आके जुड़ जाता है एसीपी के साथ, एसीपी के साथ जुड़ गया। अब क्या होता है, ये एसीपी के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, एसाइल मेलोनाइल एंजाइम, एसाइल मेलोनाइल एंजाइम बनाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है ना, किसकी प्रेजेंस में, बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेस की प्रेजेंस में जो एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज हो जाता है, और है ना, जो बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज है वो क्या करता है, एक डीकार्बोक्सिलेशन कर देता है और एसाइल मेलोनाइल एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा कीटो एसाइल एसीपी। यहाँ पर जो सिस्टीन के पास एसिटाइल ग्रुप होता है वो भी किस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, एसीपी पे, है ना। सिस्टीन बोलता है कि एसीपी भाई तो अपना दोस्त खुद ही संभाल, मुझे नहीं रखना परेशान हो गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर एक मिनट, हाँ, अब जो एसाइल मेलोनाइल एंजाइम है ये किस में कन्वर्ट हुआ, बीटा कीटो एसाइल एसीपी, सिस्टीन ने उसका दोस्त एसीपी को वापस कर दिया। अब जो बीटा कीटो एसाइल एसीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखो कीटोन ग्रुप आ गया यहाँ पर,
अब ये किस में कन्वर्ट होगा, ये हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर बॉडी को एक NADPH लगता है ना, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट लगता है, और बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP में। ठीक है, सॉरी मैंने एंजाइम का नाम ले लिया था। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। यहाँ होता क्या है, ये जो कीटोन ग्रुप है इससे की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाता है ACP पर। अब क्या होता है फिर, यहाँ पर क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होता है, ये अल्फा और बीटा बॉन्ड में के बीच में क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है ना, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है कार्बन कार्बन के बीच में। इस ये देखिए यहाँ पर आएगा है ना, ये देखिए क्या बन जाता है, ट्रांस इनोइल ACP बन जाता है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अब क्या होता है, हाँ अब क्या होता है, ये ट्रांस इनोइल ACP बना। अब यहाँ पर एक और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट लगता है NADPH है ना, और इनोइल ACP रिडक्टेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसाइल ACP। 4 कार्बन होते हैं तो इसको हम ब्यूटाइराइल ACP भी कहते हैं है ना। यहाँ पर क्या होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा, तो ये ब्यूटाइराइल ACP होता है। अब इसके बाद क्या होता है, ACP बोलता है यार मेरी दोस्ती ज़्यादा हो गई, अब सिस्टीन तू रख ले कुछ दिन है ना, कुछ दिन मैंने रख लिया, तो ये जो पूरे ग्रुप होते हैं वो दोबारा से सिस्टीन के पास चले जाते हैं। अब जितनी रिएक्शन हुई ये 5 से 6 बार और होती है, और जितनी बार रिएक्शन होती जाती है 2-2 कार्बन एटम जुड़ते जाते हैं। पाल्मिटेट की हमने बात करी थी, वो 16 कार्बन, तो जब तक रिएक्शन होती है तब तक 16 कार्बन का कंपाउंड नहीं बन जाता सिस्टीन के पास। एसाइल एंजाइम की प्रेजेंस, अब क्या होता है, ये 16 कार्बन का कंपाउंड जैसे ही बन जाता है तो सिस्टीन क्या करता है, सिस्टीन इस ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है किसके पास में, ACP के पास में। अब ACP क्या करता है, इसको थायोएस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में है ना ब्रेक कर देता है इस चेन को, तो फैटी एसिड अलग हो जाता है और ये जो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स है ये अलग हो जाता है। तो प्रोसेस ये होती है, थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। 7 स्टेप में प्रोसेस होती है तो समझ में आ गया होगा। तो जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A, ये ट्रांसफ़र होता है ACP पर और फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन कैटेलाइज होती है बाय एसिटाइल कोएंजाइम A ACP ट्रांस एसाइलेज। जो एसिटाइल यूनिट होती है वो फिर ट्रांसफ़र होती है ACP में, जो एसिटाइल यूनिट होती है फिर ACP से सिस्टीन के पास जाती है ना, और ACP की जो साइट होती है वो खाली हो जाती है। अब मेलोनाइल कोएंजाइम A आता है, तो जो एंजाइम होता है मेलोनाइल कोएंजाइम A ACP ट्रांस एसाइलेज, वो मेलोनाइल कोएंजाइम A से मेलोनेट को निकालकर कहाँ पर बाइंड कर देता है, ACP पे बाइंड कर देता है। और जो एसिटाइल यूनिट होती है ना, जो सिस्टीन पर अटैच होती है, फिर वो ट्रांसफ़र हो जाती है मेलोनाइल ग्रुप पर। ये होता है, ये देखिए है ना। यहाँ पर क्या हुआ, मेलोनाइल कोएंजाइम A आ गया, सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम A जुड़ा फैटी एसिड सिंथेज से, ACP पे आके जुड़ गया, ACP से सिस्टीन पे चला गया। अब क्या हुआ, ACP की जगह खाली हो गई, यहाँ पर आके मेलोनेट जुड़ गया है ना, तो सिस्टीन पे भी है एसिटाइल और इस पे मेलोनेट ग्रुप है ACP पे। फिर क्या होता है, ये जो सिस्टीन होता है ये अपने एसिटाइल ग्रुप को कहाँ पे दे देता है, ACP के पास दे देता है। इतनी प्रोसेस समझ में आई है ना। ये देखो है ना, ये कहाँ पर आ गया और क्या बन गया, बीटा कीटो एसाइल ACP बन गया। अब आगे, अब जो बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज एंजाइम है, ये कीटो एसाइल AC ग्रुप को हाइड्रोक्सी एसाइल ग्रुप में अटैच कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, OH ग्रुप आके जुड़ जाता है। और यहाँ पर जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है वो ज़रूरी होता है, NADPH यूज़ होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP, इसका फिर डिहाइड्रेशन होता है, H2O मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है और एक डबल बॉन्ड बन जाता है अल्फ़ा बीटा कार्बन्स पे। ये P नहीं है, ये बीटा है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा कार्बन जो के बीच में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अब सेकेंड NADPH डिपेंडेंट रिडक्शन होता है, फिर से NADPH लगता है और किस में कन्वर्ट हो और ये जो इनोइल ACP रिडक्टेज की प्रेजेंस में एसाइल ACP बन जाता है। ये 4 कार्बन यूनिट होती है जो ACP से अटैच होती है, इसको हम ब्यूटाइराइल ग्रुप कहते हैं। अब क्या होता है, जो कार्बन चेन होती है अटैच होती है ACP से, ये ट्रांसफ़र हो जाती है सिस्टीन रेसिड्यू के पास, सिस्टीन के पास चली जाती है इसके, और फिर ये जो रिएक्शन होती है 2 से 6 बार रिपीट होती है। हर बार फैटी एसिड जो होता है वो 2 कार्बन यूनिट बढ़ जाता है ना। जो 2 कार्बन कहाँ से मिलते हैं, मेलोनाइल कोएंजाइम A से,
फिर क्योंकि मेलोनाइल कोएंजाइम में तो 3 कार्बन का होता है, लेकिन बीच में एक डीकार्बोक्सिलेशन होता है हर स्टेप में, तो एक कार्बन कंपाउंड रिलीज होता है, तो 2 ही कार्बन यूनिट बढ़ती है। अब जैसे ही 7 साइकिल ख़त्म हो जाती है तो जो फैटी एसिड होता है वो सिंथेसाइज हो जाता है, 16 कार्बन का फैटी एसिड सिंथेसाइज हो जाता है, फुली सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हमने पाल्मिटेट कहा था। ये बाउंड हो फिर अभी सिस्टीन से ACP के पास चला जाता है। अब एक एंजाइम पाल्मिटोइल थायोएस्ट्रेज होता है, वो क्या करता है, सेपरेट कर देता है पाल्मिटेट को फैटी एसिड सिंथेसिस से, और कंप्लीट सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है पाल्मिटेट की। अब इसको एक और बार बता देती हूँ जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। हमने यहाँ पर बात कर ली थी। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, कीटो ग्रुप से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर फिर एक बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा अल्फा बीटा कार्बन के बीच में, इसको हमने ट्रांस इनॉइल ACP कहा। अब यहाँ पे एक और हमें रिड्यूसिंग एलिमेंट लगा, और इनॉइल ACP रिडक्टेज की प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट हो, क्या बन गया, एसाइल ACP। अब क्या होता है, ये जो ACP होता है वो क्या करता है, इस ग्रुप को कहाँ भेज देता है, सिस्टीन के पास में, सिस्टीन के पास भेज दिया इसने, और ये रिएक्शन 2 से 6 बार होती है। उसके बाद में जब कंप्लीट हो जाता है हमारा फैटी एसिड बनना, तो क्या होता है, फिर से सिस्टीन ACP के पास भेज देता है, ACP के पास भेज देता है तो पाल्मिटेट बन जाता है ना। फिर एक एंजाइम होता है वो तोड़ देता है फैटी एसिड को फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स से, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। क्या समझ में आ गया? जिसको अभी समझ में ना आया हो वो एक बार क्या करे, कमेंट में बता दें, या फिर थोड़ा पीछे करके भी देख लेंगे ना एक और बार, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही रिएक्शन है, वो थोड़ा सुंदर दिख रही होगी आपको, है ना। तो ठीक है, अब होता क्या है, इसकी समरी अगर हम बात करें तो 16 पाल्मिटेट के रेफरेंस में बात करें तो 16 कार्बन का पाल्मिटेट होता है। इसमें से सिर्फ 2 जो होते हैं कार्बन, वो एसिटाइल कोएंजाइम में से डायरेक्टली आते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया, और रिमेनिंग 14 जो होते हैं वो मेलोनाइल कोएंजाइम में से आते हैं, जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में से। ये जो ओवरऑल रिएक्शन होती है पाल्मिटेट सिंथेसिस की, कैसे होती है, 8 एसिटाइल कोएंजाइम में लगते हैं, 7 ATP, 14 NADPH और 14 हाइड्रोजन आयंस लगते हैं, और क्या बनता है, पाल्मिटेट बन जाता है। 8 कोएंजाइम है, 7 ATP, 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं इस रिएक्शन में। तो इसकी बायोएनर्जेटिक्स है, ठीक है। अब फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वैसे मैंने डाल दिया। ये क्या होता है, जो ये कॉम्प्लेक्स इसका मॉडल सबसे पहली बार वकील ने दिया था, ये वकील नाम है, लॉयर नहीं है, ठीक है। तो फैटी एसिड सिंथेस जैसे कि मैंने बताया डाइमर कंपाउंड होता है, इसमें 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 2,40,000 होता है, और ये डाइमर फॉर्म में होता है, एंटी पैरेलल जुड़ा हुआ होता है। डाइमर फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि जो डाइमर फॉर्म होता है इसका वही फंक्शनली एक्टिव होता है ना। मोनोमर यूनिट इसकी फंक्शनली एक्टिवेट नहीं होती, क्योंकि दोनों यूनिट जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और अगर इनमें से एक भी यूनिट नहीं होगी तो नहीं होगा। अब इन दोनों यूनिट से 2 फैटी एसिड्स बनते हैं सेपरेटली, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है फैटी एसिड सिंथेस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। तो ये एक यूनिट है 7 एंजाइम की, ये दूसरी यूनिट है। तो इन सब एंजाइम्स का आपने पढ़ लिया होगा कि कहाँ कहाँ ये एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पर एक ACP भी बाइंड होता है, ये ACP जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इसी का पार्ट होता है एंजाइम का, ये स्ट्रक्चर होता है। अब रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन कैसे होता है, जो फैटी एसिड प्रोडक्शन होता है ये एंजाइम्स के द्वारा, मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स, है ना, इन सब के द्वारा कंट्रोल होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम एक कार्बोक्सिलेज, हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम एक कार्बोक्सिलेज होता है ये कंट्रोल करता है फैटी एसिड सिंथेसिस को। ये एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मोनोमर होता है या फिर एक्टिव पॉलीमर होता है ना। सिट्रेट प्रमोट करता है पॉलीमर फॉर्मेशन। नॉर्मली ये हमारी बॉडी में इनएक्टिव प्रोटोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सिट्रेट होता है क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट होगा तभी मेलोनाइल कोएंजाइम ये बनेगा। फिर अगर ये एक्टिवेट हो जाएगा तो फैटी एसिड सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, और अगर ये नहीं एक्टिवेट होता तो फैटी एसिड सिंथेसिस
रुक जाती है। अब जो इसको जो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम है, मेलोनाइल कोएंजाइम है, इसको डीपॉलीमराइज कर देता है एंजाइम को, है ना। अगर नॉर्मल फैटी एसिड सिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती तो मेलोनाइल कोएंजाइम ये क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है फैटी एसिड सिंथेसिस को। इस एंजाइम को डीपॉलीमराइज कर कर, है ना, क्या करता है, इनहिबिट कर देता है फैटी एसिड सिंथेसिस। हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी होता है, हार्मोन रेगुलेट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज को बाय सेपरेट मैकेनिज्म, है ना। इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर डी फॉस्फोराइलेशन होता है पहले, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर डी फॉस्फोराइलेशन हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की। तो इस एक्टिव फॉर्म को कौन इनएक्टिव करता है, कुछ हार्मोन्स इनएक्टिवेट कर देते हैं। अगर ग्लूकागोन, एपाइनफ्राइन, नॉरएपाइनफ्राइन होते हैं तो ये इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं बाय कैंप डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन। कैंप डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन से इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन इंसुलिन जो होता है इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, ठीक है, डीफॉस्फोराइलेट कर देता है और इस एंजाइम को, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कर देता है। तो इसका मेजर रोल होता है रेगुलेशन में फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। इंसुलिन प्रमोट करता है फैटी एसिड सिंथेसिस, जबकि ग्लूकागोन इनहिबिट करता है। इंसुलिन स्टिमुलेट करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को पायरूवेट में, पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है ना। एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके लिए ज़रूरी होता है, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। एक होता है डाइटरी रेगुलेशन। अगर हमने हाई कार्बोहाइड्रेट लिए हैं या फिर फैट फ्री डाइट ली है तो इससे भी जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसका सिंथेसिस बढ़ जाता है। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बढ़ेगा, ये जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाएगा और फैटी एसिड सिंथेसिस प्रमोट होगी, ठीक है, आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर हमने फास्टिंग रखी हुई है तो फैटी एसिड फैट डाइट हमारी बॉडी में, हम ज़्यादा डाइट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो उस टाइम पर ये प्रोसेस रुक जाएगी और जो स्टोर्ड फैट होगा उसका बीटा ऑक्सीडेशन होने लगेगा और वो टूट के हमें एनर्जी की सप्लाई दी। NADPH का काम क्या होता है, ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट होता है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। और NADPH कहाँ से हमको मिलता है, एक तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ जाता है, हम अपने साइटोसोल में जाता है, तब हमें NADPH मिलता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि भगा रही हूँ। टाइम भी हो गया होगा, 36 मिनट हो गए, बोर हो जाओगे सच में। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ये जब साइटोप्लाज्म में जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना, जिस ऑल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू, तब NADPH का सिंथेसिस होता है। दूसरा HMP पाथवे से भी हमें ये मिलता है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। तो इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म हुआ, थोड़ा लंबा हो गया है, झेल लेना, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सबको प्रॉब्लम रहती है इसलिए मैंने ये लेक्चर थोड़ा अच्छे से शांति से बनाया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, है ना, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, उनके भी कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।